नमस्कार दोस्तों, आद्य कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए, कल जो हम लोग देखे थे स्वरों का विभाजन और उसके सामने टेस्ट व्यंजन का विभाजन रह गया था, अयोग द्वारा रह गया था। आज उसी के आगे से हम लोग चलते हैं और हम देखते हैं व्यंजनों को कितने भागों में बांटा। चलिए, तो जो व्यंजन दिया गया था भैया, व्यंजन बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन का मतलब व्यंजन था जन ऐसे वर्ड जिसमें स्वरों के साथ उच्चारण होता है, यानी जिनका उच्चारण स्वरों के साथ होता है, ऐसे वर्डों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ड कहते हैं। अच्छा, अगर बात की जाती है व्यंजन की, तो व्यंजन वर्डों को भैया 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भागों में बांटा जाता है। अच्छा, ये 4 भाग होते कौन कौन से हैं? तो पहला होता है आपका स्पर्श, दूसरा होता है भैया अंतस्थ, और तीसरा होता है ऊष्म, चौथा होता है संयुक्त। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, ये 4 भेद होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 4 भेद होते हैं ये व्यंजन के भेद होते हैं। अगर आपसे कभी पूछेगा मूल व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो मूल व्यंजन के भैया बस 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये 3 भेद किसके होते हैं? मूल व्यंजन के होते हैं। यानी ये 3 भेद किसके हैं? मूल व्यंजन के। और अगर पूछेगा मूल व्यंजन के कितने भेद, तो 3 भेद। अच्छा, कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की कुल संख्या में 41 आप लिख देते हैं। अच्छा, 41 जो होते हैं उसमें देखिए होता क्या है, भेद में तो 4 आते हैं संयुक्त तक, लेकिन जब 41 की बात करता है तो यहाँ एक चीज और आकलन हो जाता है भैया, आपका द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन, यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा उस वर्ण को फेंकने का कार्य करती है, उछालने का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। यानी द्विगुण का मतलब होता है 2 गुणों को प्रकट करने वाला। सबसे पहले हम अपवाद को ही देख लेते हैं। अच्छा, इसे गिना क्यों नहीं जाता है? ये चीज हमारे दिमाग में आ जाती है। अच्छा, गिना क्यों नहीं जाता है? ये चीज अगर दिमाग में आए तो कैसे? जैसे यहाँ पर आता क्या, ड और जिनके नीचे बिंदी लगी रहती है, ड और ह आता है। अच्छा, जब ड और ह आ जाता है, जैसे आप किसी वर्ड को देखते होंगे या शब्द को देखिए, ये जो 2 वर्ण है ना, मुख्य बात सब कुछ छोड़िए, केवल बात करते हैं। अच्छा, जो ये दोनों वर्ण है ना, इन दोनों वर्णों से शब्दों का निर्माण नहीं होता, यानी ये जब भी आएंगे किसी न किसी शब्द के मध्य में आएंगे या तो अंत में आएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, आप लिखते हैं डमरू, तो डमरू का जो ये ड होता है ना, ये स्पर्श होता है, ये उच्छिष्ट का नहीं होता। जब आप लिखेंगे सड़क, तो यहाँ पर उच्छिष्ट का, ये उच्छिष्ट का व्यंजन है, ये स्पर्श का नहीं है। यानी यह कब आएगा? किसी भी शब्द के मध्य में आएगा या तो अंत में आएगा, ये बड़ा। अच्छा, इसमें स्पर्श है तो इसमें जीवा उच्चारण स्थान को आराम से स्पर्श करती है। जैसे आप कहते हैं डमरू। अच्छा, अगर आप कितना भी आराम से बोलिए, खूब आराम से बोलिए, सड़क, देखिए जब ड़ आता है तो जीवा क्या करती है? तेजी के साथ ऊपर से नीचे आ जाती है, सड़क ना। तो ऐसे व्यंजन को हम क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। यानी इसे जिह्वा हमेशा फेंकने का कार्य करती है। अच्छा, आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं स्पर्श की, आते हैं स्पर्श, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा मुख लीवर के स्थान को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है भैया, और 25 में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, अब इसके स्थान पे आप ऐसे चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चिन्ह में लगा रहा हूं भैया, इसको आप कहते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः उक्ति, यानी यहाँ सब वर्ग ही लिखा गया है। ठीक, अच्छा, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसी को बोलते हैं कुचुटुतुपो। कुचुटुतुपो का मतलब होता है भैया, जैसे आप संस्कृत पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, आपको हो विषय के नाम करते, माने कव, इचु ऐसा नाम तालुचु माने च वर्ग, रिटुड़ सड़ा मुर्दटु माने ट वर्ग। ठीक, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? अस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। और एक वर्ग में भैया ना 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होंगे का वर्ग में? तो क, ख, ग, घ और न। इसमें आएगा भैया च, छ, ज, झ और न। इसमें आएगा ट, ठ, ड, ढ और ड़। इसमें आएगा त, थ, द, ध और न। इसमें आएगा प, फ, ब, भ और म। एक देखिए, एक वर्ग में 5 वर्ड आ रहा है। देखिए इधर से आप पढ़ेंगे क, ख, ग, घ, न, 5 हो गया। इधर से पढ़ेंगे ग, य, ण, न, म, 5 हो गया। इधर से पढ़ेंगे क, च, ट, त, प, 5 हो गया। इधर से पढ़ेंगे प, फ, ब, भ, म। किसी भी तरफ से आप पढ़िए 5 आ रहा है, तो भैया यह वर्ग का रूप धारण कर लेता है, इसलिए इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, अगर कभी आपसे पूछता वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या भैया 25 होती है। अब इसमें कोई दिक्कत शायद आपको नहीं होगी। अच्छा, आगे चलते हैं, अंतस्थ की बात करते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो कंठ के नीचे के भाग से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अच्छा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। अब 4 जोड़ के किसमें आता है? कौन कौन सा है? तो भैया य, र, ल और। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में मिलता है य व र ल, और हिंदी पढ़ेंगे तो य र ल व मिलेगा। अच्छा, सॉरी, संस्कृत पढ़ेंगे तो य व र ल मिलेगा, य व र ल, और हिंदी पढ़ेंगे तो य र ल व मिलेगा। जो संस्कृत में चारों अर्धस्वर होते हैं और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में बस य और व, 2 वर्ण अर्धस्वर होते हैं। र को लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है भैया, और ल को पार्श्विक कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं, बात करते हैं उस व्यंजन की। तो उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कहते हैं ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से श्वास की मात्रा ज्यादा निकलती है अथवा सीटी जैसी आवाज निकलती है, उसे हम उस व्यंजन कहते हैं। और उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो भैया उस व्यंजनों की संख्या 4। कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? तो इसमें आता है भैया स, स और इसी को ऊष्म संघर्षी वर्ण भी कहा जाता है, और हा को काकल्य भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे एक एक चीजें सभी लिख पाऊंगा कि काकल्य कौन सा वर्ड है, लुंठित कौन सा वर्ड है, प्रकंपित कौन सा वर्ड है, ठीक, इसके बाद पार्श्विक कौन सा वर्ड है, उष्म संघर्षी कौन है, स्पर्श संघर्षी कौन है, अर्ध स्वर कौन है, गुण स्वर कौन से हैं, वृद्धि स्वर कौन से हैं, ठीक, आगत स्वर कौन सा है, अमात्रिक स्वर कौन सा है, आगत वर्ण कौन सा है, एक एक चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान रखिएगा, खैर बना के रखिए। ठीक, आगे चलते भैया। अगर बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की तो कहते हैं ऐसे व्यंजन जो 2
अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जो दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। अच्छा, ये जो संख्या 4 होती है ना, दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। अच्छा, कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बनते हैं? जैसे देखिए आपका मिलता है क प्लस स बराबर श, ठीक। अच्छा, यहां आते हैं तो मिलता है त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस य बराबर ज, और आता है स प्लस र बराबर स। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इतना ही नहीं, अभी हमारा आपका एक चीज और छूटा, वो वर्गीकरण। ये तो वर्गीकरण व्यंजनों का हो गया। आपसे अभी और पूछता है वो अयोग वाह। ध्यान रखिएगा, अयोग वाह की बात आज हम करके जाएंगे, ऐसे नहीं चलने वाले। अच्छा, शुरू किए तो अंत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ आए हैं तो मैं आपको लक्ष्य पे पहुंचा के ही रहूंगा। जब तक लक्ष्य पे नहीं पहुंचाता, तब तक न तो मुझे चैन, न तो आपको, न तो दिल में चैन है, न तो दिल वाले को चैन। बस वही हाल। तो आगे मैं चलता हूं। अगर आपसे बात करता है अयोगवाद, तो मैं इसको परिभाषा सहित आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने बताया था अयोगवाद जो होते हैं उनको गिना नहीं जाता है फिर में, ठीक। तो इसे कहते हैं या ऐसे वर्ण जिनका जातीय योग स्वर और व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनका जातीय योग स्वर और व्यंजन के साथ नहीं होता है, यानी ऐसे वर्ण जिनका जातीय योग स्वर और व्यंजन के साथ नहीं होता है, परंतु ये उनके साथ जुड़कर, उनके साथ का मतलब स्वर और व्यंजन के साथ जुड़कर, उनके साथ जुड़कर उनके साथ जुड़कर उनके ही अर्थ का वहन करते हैं, उनके साथ जुड़कर उनके अर्थ का वहन करते हैं। इसलिए इनके पीछे वाह शब्द जोड़कर, इनके पीछे वाह शब्द जोड़कर वाह शब्द जोड़कर अयोग वाह करते हैं। करते हैं या लिखते हैं? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अयोग वाह, मैंने उसमें बताया था आ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब जुड़ाव, वाह का मतलब वहन करना, यानी जिनका जुड़ाव स्वर और व्यंजन के साथ नहीं होता भैया, फिर भी यह क्या करता है? स्वर और व्यंजन दोनों के अर्थ का वहन करता है, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह के कितने भेद होते हैं? तो भैया अयोगवाह के 2 भेद होते हैं। एक होता है अनुस्वार, इसे मैं तिरछा लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है, अनुस्वार, और एक होता है विसर्ग। अगर आपसे बात करेगा अयोगवाह के कितने भेद? तो 2 भेद, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का मतलब होता है भैया अं, और विसर्ग का मतलब होता है आ। ये 2 क्या होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। आपके जो 52 वर्ड हिंदी वर्ड वाला के होते हैं, मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक। जहां कहीं भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आगे से मैं उसको सुधार करूंगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो जाए तो भाई कुदरत की देन है।
इंसान वही जो गलती करे, और जो बार बार गलती करे वो क्या होता है। मैं एक बार गलती कर दिया तो दोबारा गलती नहीं करूंगा, सुधार कर लूंगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि त्रुटि एक भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 52 वर्ड कैसे हो गए? देखिए, आप लोगों ने 11 स्वर पढ़ा था, अब नाम मत कहिएगा पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, 11 स्वर मैंने भेद पढ़ा है। अच्छा, 11 स्वर पढ़े, 11 में आप प्लस 25 कर दीजिए, स्पर्श 4 अंतस्थ, इसको भी मैं हटा देता हूं, 4 अंतस्थ। अच्छा, इसके बाद 4 ऊष्म, 4 संयुक्त, 2 द्विगुण, ठीक। 11 स्वर, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त और 2 द्विगुण हो गया भैया, 2 अयोगवाह मिला के जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा आपका 52। 50 तो का मतलब आपके 52 वर्ड आ गए। तो मैंने हिंदी वर्णमाला की 52 वर्ड कंप्लीट कर दिया। कल मैं फिर मिलता हूं आपके इसके आगे की वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। पढ़ते रहिए सक्सेस के राह पर। धन्यवाद।